Assalamualaikum, my name is Usman Habib. Today we will discuss about pH calculation. pH calculation में सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस की बात करेंगे और उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेसिस की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से। आपके सामने क्वेश्चन है कि pH ऑफ 10 की पावर -4 मोलर HCl सॉल्यूशन। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4.5 है और ऑप्शन डी में 4 है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ छोटा सा केस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है, वाटर आयोनाइज होता है और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन हमें देता है वो 10 की पावर -7 मोलर होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की भी जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर -7 मोलर होती है। जब इसी वाटर के अंदर आप HCl को आयोनाइज करवाते हो, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। HCl यहाँ पर आयोनाइज हो रहा है और हमें कितने, अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपके पास HCl की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है तो ये सारा का सारा आयोनाइज होगा और आयोनाइज होने के बाद हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन फॉर्म करेगा वो भी 10 की पावर -4 मोलर होगी और साथ में क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी 10 की पावर -4 मोलर कंसंट्रेशन होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि क्या आप वाटर वाले हाइड्रोजन आयन को भी कैलकुलेशन में काउंट करोगे और HCl वाले हाइड्रोजन को भी कैलकुलेशन में काउंट करोगे? तो आंसर ये होता है कि वाटर वाले जो हाइड्रोजन हैं उनको हम कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते। क्यों काउंट नहीं करते? इसलिए काउंट नहीं करते कि ये जो वाटर से हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हुई है, ये हाइड्रोजन आयन इतने कम हैं, इनकी वैल्यू इतनी कम है कि हम इस वैल्यू को क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। हम इस वैल्यू को 10 की पावर जो -7 है, इस वैल्यू के मुकाबले में 10 की पावर -4 के मुकाबले में इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर लेते हैं। और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं pH = नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पुट करते हैं वो सिर्फ कितनी पुट करते हैं, वो पुट करते हैं 10 की पावर -4। ये जो 10 की पावर -7 है इसको इंक्लूड नहीं करते। इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि 10 की पावर -4 के मुकाबले में 10 की पावर -7 की जो वैल्यू है बहुत कम है, जिसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। वाटर से जो हाइड्रोजन आयन्स आते हैं उनको नेगलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारे पास आंसर है वो कितना आ जाता है, 4। और हम ऑप्शन कौन सा क्लिक कर लेते हैं, डी ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। pH ऑफ 10 की पावर -7 मोलर HCl। आपको ऑप्शन भी दे देता है कि ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि 6 होगी, ऑप्शन बी 6.7 होगी, ऑप्शन सी 7 होगी, ऑप्शन डी कितनी होगी, ऑप्शन डी आपके सामने 6.8 होगी। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो इस वैल्यू को देखते ही आपके जहन में फौरन आ जाता है कि जो ऑप्शन ट्रू होगा वो सी वाला होगा, लेकिन सी वाला ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। क्यों? कभी भी किसी एसिड की जो pH होती है वो 7 नहीं हो सकती। 7 तो न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट पे जहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या केस होगा? अब देखो, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम फिर देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब वाटर आयोनाइज होता है, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब ये आयोनाइज होता है तो ये हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन देता है और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन देता है ये भी 10 की पावर -7 होती है, मोलर होती है। और जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होती है ये भी 10 की पावर -7 मोलर होती है। अब जब आप इसी वाटर के अंदर HCl को आयोनाइज करवा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पर HCl जब आयोनाइज होगा और हमें जो वैल्यू दी हुई है कि हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन है और साथ में यहाँ पे क्या, कौन से आयन्स बनेंगे, क्लोराइड आयन्स बनेंगे। अब जो हमें वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -7 मोलर HCl है, तो डेफिनेटली क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो भी कितनी होगी, 10 की पावर -7। अब यहाँ पर ये जो HCl से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बनी है 10 की पावर -7, इस वैल्यू के मुकाबले में
ये जो वाटर से आने वाले हाइड्रोजन है इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सेम। तो जब 10 की पावर -7 इससे भी आ रहे हैं और 10 की पावर -7 हाइड्रोजन वाटर से भी आ रहे हैं, तो हम वाटर वाले हाइड्रोजन आइंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम इन दोनों को क्या करेंगे, सम अप करेंगे, और सम अप करने के बाद हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे। तो दोनों को जब सम अप करेंगे तो आपके पास एक 10 की पावर -7 जो है वो वाटर से आ रहा है और दूसरा 10 की पावर -7 कहाँ से आ रहा है, HCl से आ रहा है। तो टोटल जो आपके पास हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, वो आपके पास होगी, टोटल जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो आपके पास होगी 2 × 10 की पावर -7। नीचे वाला 10 की पावर -7 और ऊपर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर से आ रहा है 10 की पावर -7, इन दोनों को सम करेंगे तो 2 × 10 की पावर -7 हो जाएगी। अब पुट करें आप pH क्या होगी, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10 की पावर -7। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। ये 7 बैक साइड पे आएगा जब, तो 7 आपके पास हो जाएगा pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, सॉरी यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 7, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 7 माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ 2। नेगेटिव लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30। तो आपके पास टोटल आंसर कितना आएगा, आपके पास टोटल आंसर आएगा 7 माइनस 0.30 इज इक्वल टू आपके पास आंसर बनता है 6.7। तो आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आपका बी ऑप्शन ट्रू होगा। क्यों बी ऑप्शन ट्रू होगा कि इस केस के अंदर आपने वाटर से आने वाले हाइड्रोजन आयंस को भी काउंट करना है, और जब कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन आपको 10 की पावर -7 दी हो, 10 की पावर -8 दी हो, 10 की पावर -9 दी हो, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है, वाटर वाले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को भी कंसिडर करना है और दोनों को सम करके फार्मूला में पुट करना है। अगर 10 की पावर -6 आती है, 10 की पावर -5 आती है, तो उस केस में आप वाटर वाले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को काउंट नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं, इसी तरह हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेसिस। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है Mg। क्वेश्चन दे दिया गया हमें कि pH ऑफ 10 की पावर -4 मोलर MgOH होल ट्वाइस। आपको ऑप्शन दिया गया है कि व्हाट विल बी इट्स pH, व्हाट विल बी इट्स pH। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर अगर मैं इधर ऑप्शन लिख लेता हूँ, अगर इसकी कंसंट्रेशन कर लेते हैं 10 की पावर -2 मोलर, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखता हूँ 11.3, 6.3, 12.3, आपके पास ऑप्शन लिख लेता हूँ 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी ट्रू फॉर दिस व्हेन pH ऑफ 10 की पावर -2 मोलर MgOH होल ट्वाइस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमारे पास वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आयोनाइज होता है तो वाटर प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होती है। अब वाटर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं 10 की पावर -7 मोलर होते हैं, और 10 की पावर -7 मोलर क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल होते हैं। अब जो आपके सामने मैग्नीशियम है, जो आपके सामने मैग्नीशियम है MgOH होल ट्वाइस, जब आप इसको आयोनाइज करवाते हो तो इससे Mg+2 बनता है प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको जो कंसंट्रेशन दी हुई है 10 की पावर -2 मोलर है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 10 की पावर -2 ये सारा का सारा आयोनाइज होगा और 10 की पावर -2 मोलर बनेगा मैग्नीशियम, और 10 की पावर -2 मोलर जो होगा वो बनेगा क्या, हाइड्रोक्सिल। लेकिन हाइड्रोक्सिल इसके 1 मोल से इसके कितने मोल हाइड्रोक्सिल बन रहे हैं, 2 मोल। तो यहाँ पर हम इस 10 के साथ कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 2 × 10 की पावर -2 मोलर है। अब इस हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन में
वाटर की हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस कंसंट्रेशन के मुकाबले में इसकी वाटर वाली जो हाइड्रोक्सिल की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है और ये नेग्लेजिबल है, इसलिए हम वाटर से आने वाले हाइड्रोक्सिल को काउंट नहीं करते क्योंकि ये नेग्लेजिबल है। याद रखना ये जो पावर 7 है ये माइनस में है, ये प्लस में नहीं है, ये माइनस में है। इस वैल्यू के मुकाबले में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 वैल्यू के मुकाबले में वाटर से आने वाले जो हाइड्रोक्सिल है 10 की पावर -7 ये नेग्लेजिबल हैं, इसलिए इसके हाइड्रोक्सिल को हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम फार्मूला लगाते हैं कि POH हमारे पास क्या होती है, POH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब आपके सामने हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन नेगेटिव लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मोलर है। अब यहां पर लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, अब आपने क्या करना है, POH इज इक्वल टू, अब यहां पर ये जो 2 नजर आ रहा है जो कि 10 के ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट आपने इस 2 को उठा के इधर लिख लेना है और उसके बाद आपने ये वाला पार्ट लिखना है log 2। ये ऑटोमेटिकली आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। तो POH इज इक्वल टू 2 माइनस, अब नेगेटिव log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30। ऑप्शन POH विल बी इक्वल टू, POH विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0.3, आपके पास आंसर आएगा 1.7। आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.7। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, pH फाइंड करनी है। तो आपके पास एक और फार्मूला होता है pH प्लस POH विल बी इक्वल टू 14। अब आपको POH की वैल्यू पता है तो आप निकाल सकते हो pH प्लस 1.7 इज इक्वल टू 14 और आपके पास जो pH की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.7। आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 12.3 दैट विल बी इक्वल टू 12.3। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी विल बी ट्रू। तो किसी भी बेस की जब आप कैलकुलेशन करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होती है, तो अगर आपको कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम दी हुई है तो आप वाटर के हाइड्रोक्सिल को कंसिडर नहीं करोगे। अगर आपको 10 की पावर -7 हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन दी हुई है तो आप फिर वाटर के हाइड्रोक्सिल को भी कंसिडर करोगे और फार्मूला में पुट अप करोगे। अब उसके बाद हम देखते हैं वीक एसिड्स की। जब कभी भी वीक एसिड्स और वीक बेसिस की बात करते हैं तो वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज़ करते हैं। हम ये जो फार्मूला हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में pH और POH को फाइंड करने के लिए यूज़ किया है, हम उसको यूज़ नहीं करते। pH और POH के लिए जो वीक एसिड का केस है और वीक बेस का केस में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि वीक एसिड के केस में pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस हाफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। POH इज इक्वल टू हाफ pKb माइनस हाफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस। लेट्स सपोज करते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर CH3COOH एसिटिक एसिड सोल्यूशन, फाइंड आउट pH। अब यहाँ पर आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। आपको यहाँ पर pKa वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 4.7 है। अब आप इस फार्मूला को यूज़ करें pH इज इक्वल टू हाफ pKa वैल्यू कितनी है 4.7 और आपके पास हाफ log ऑफ 10 की पावर -3 है। अब आप क्या करोगे, अब आपके सामने होगा pH इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा 2। लेट्स सपोज करते हैं 2 आंसर आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर कितना आएगा +1.8, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.8 समथिंग इसकी pH होगी, इसकी pH होगी। तो इसी तरह आपको अगर pKb की वैल्यू बेस के लिए दी हुई है और कंसंट्रेशन आप बेस पुट करके आप POH की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको मज़ीद बताने हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको pH की वैल्यू दी हो और आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और pH की वैल्यू का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आपके पास हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और pH का आपस में ये रिलेशनशिप है। इसी तरह हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन अगर आपने निकालनी होती है जब आपको POH दी होती है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो। ये दो फार्मूलाज तब यूज़ करोगे जब pH और POH की जो वैल्यू होगी वो होल नंबर में दी होगी। लेट्स सपोज करते हैं कि आपके पास किसी सोल्यूशन की जो pH है वो 3 है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? अगर आपके पास pH की वैल्यू लेट्स सपोज दी हुई है 3 इज़ अ होल नंबर। अब आप हाइड्रोजन आयन की जब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे तो आप लिखोगे 10 की पावर -3, तो आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 10 की पावर -3। अगर आपको pH और POH की वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है तो आप कौन से फार्मूलाज यूज़ करोगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए? तो फिर आप यूज़ करोगे एंटी लॉग ऑफ -pH फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, फॉर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन यूज़ करोगे एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव ऑफ POH। जब आपको फ्रैक्शन में या एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यू दी हो, यानी लेट्स सपोज करते हैं आपको pH दी हुई है 1.3 दी हुई है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए 1.3 pH दी हुई है, तो उस सूरत में आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो आपने ये 2 फार्मूलाज यूज़ करने हैं, और जब वैल्यू होल नंबर में दी हो तो आपने ये वाले 2 फार्मूलाज को यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में pH जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि वीक एसिड और वीक बेस के केस में टेम्परेचर पे pH डिपेंड करती है। आखिर में हम लोग कुछ सब्सटेंसेस की pH वैल्यूज़ देख रहे हैं जो आप लोगों ने अपने पास नोट करनी है और उसे याद कर लेना है। जो pH होती है, जो टीयर की pH होती है वो 7.4 होती है। इसी तरह मिल्क की जो pH होती है वो 6.5 से 6.9 होती है। इसी तरह आप रेन वाटर की बात करो तो रेन वाटर की pH क्या होती है? 6.5 to 7.5 होती है। इसी तरह आप सी वाटर की बात करते हो तो सी वाटर की जो pH होती है वो 6.5 से लेकर इसकी pH होती है 8.4। इसी तरह आप ह्यूमन यूरिन होता है उसकी जो pH होती है वो 5 से लेकर 7.4 तक हो सकती है। इसी तरह विनेगर की जो pH होती है वो कितनी होती है? वो 2.9 से लेकर 3 तक हो सकती है। इसी तरह आपके पास जो टोमेटो होता है, टोमेटो के अंदर भी एसिड होता है, उसकी pH जो होती है वो 4 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, इन सब्सटेंसेस की pH को आपने याद रखना है। इसी तरह आपको लॉग की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसी तरह log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30 होती है। और इसी तरह log 3 की वैल्यू जो होती है वो 0.47 होती है। log 4 की जो वैल्यू होती है वो 0.60 होती है, और log 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.69 होती है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपको काम आएगी। और बाज़ औक़ात आपसे pH पूछ ली जाती है कि मिल्क की pH क्या हो सकती है, यूरिन की pH क्या होती है, टोमेटो के जो अंदर एसिड होता है उसकी pH क्या होती है, तो आपने इसको याद करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इन चीज़ों की बात करेंगे।